जय हिंद साथियों, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एडवांस क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब बेहतरीन हैं और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ, उसको हमने खत्म कर दिया है। तो आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि न्यूमेरिकल्स करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वितरण, इसको भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से टैकल करेंगे वो भी हम सारी चीजों के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लास को। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, टॉपिक हमारा रह गया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो टॉपिक था हमारा रह गया था। तो समझ लेते हैं भाई आवेशों का वितरण क्या होता है। अगर मैं आवेशों के वितरण की अगर आप लोगों से बात करूं तो आवेशों का जो वितरण है वो तीन तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है हमारा रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा हमारे पास क्या, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, जिसको हम कहते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इन तीनों को हम यहाँ पे अभी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्षेत्र रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी चालक छड़ है, मान लो कि कोई चालक छड़ है और उस छड़ पे जितना आवेश उपस्थित होता है, क्या उस छड़ के पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे कि ये कोई एक छड़ है, जैसे मान लो अगर मैं आप लोगों से कहूं ये कोई एक छड़ है, ठीक है, ये कोई छड़ है और इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज दिया। क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया। अब मैंने इसको जब पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये चार्ज जो है इस सरफेस पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। इस छड़ पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो इस छड़ के एकांक लंबाई पे, क्या इस छड़ की पर यूनिट लेंथ पे जितना, पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी चालक छड़ की, लिखेंगे यहाँ पे, किसी किसी चालक छड़ की, किसी चालक छड़ की एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर उपस्थित उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे 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 लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे? लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से व्यक्त करते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो मान लो चालक छड़ पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, माना कि चालक छड़ पर, चालक छड़ पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश कितना है? तो वो मैंने कह दिया प्यारे बच्चों, क्यू। क्या कह दिया? क्यू। यानी इस पर टोटल चार्ज कितना उपस्थित है? क्यू। इसकी पर यूनिट पर कितना होगा भाई? एकांक लंबाई पर, चालक की एकांक लंबाई पर, चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश कितना होगा? Q अपॉन L। कितना हो जाएगा? L लंबाई की, चालक की छड़ पर उपस्थित L लंबाई पे कितना हो जाएगा? Q। और एकांक लंबाई पे कितना हो जाएगा? Q अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, और रेखीय आवेश घनत्व को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको करते हैं किससे? लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? Q अपॉन L। क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन L। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो याद रखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। और यहाँ पे Q क्या है, अगर मैं आपको यहाँ से बात बताऊं, Q यहाँ पे क्या है? तो Q यहाँ पे क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है, जिसको हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, और L यहाँ पे क्या है?
चालक की लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई लेंथ क्या है, लेंथ है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं देखूं, इसकी यूनिट की बात करूं यहाँ पे, तो मैं अगर इसकी यूनिट की अगर बात करूं यहाँ पे, तो यूनिट क्या निकल के आ रही है? अगर मैं यहाँ पे इसके मात्रक की अगर बात करूं यहाँ पे, तो इसका मात्रक क्या है? मात्रक की बात करें, विमा की बात करें हम इसकी, तो इसकी विमा क्या होगी? तो अगर मात्रक और विमा की बात करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, तो Q अपॉन L, Q क्या होता है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। क्या होती है? कूलाम। तो कूलाम प्रति, और नीचे क्या है? लेंथ। लेंथ क्या होती है? कूलाम पर मीटर, कूलाम प्रति मीटर। क्लियर है? अब विमा की बात करूं, तो Q इक्वल्स टू, आप जानते हो क्या होता है? आई टी होता है। तो यहां से इसकी विमा निकालू तो क्या निकल के आती है? एटी निकल के आती है। क्या निकल के आती है? एटी। तो ये क्या हो जाएगी? कूलाम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? यहां से अगर मैं निकालूं एटी, और नीचे क्या आएगा बच्चों? एल। तो नीचे क्या है? मीटर, एल मीटर। तो क्या हो जाएगा? एल माइनस वन। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं कहीं आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है। एग्जाम में आपको अगर पूछेगा तो इस तरीके से मिलेगा, m की पावर 0, l की पावर -1, t की पावर 1 और a की पावर 1। इस तरीके की फॉर्म देखने को मिल जाती है। क्लियर है मेरी बात? तो किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो चालक छड़ की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है? Q। तो एकांक लंबाई पर कितना होगा? Q अपॉन L हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा हो गया रेखीय आवेश घनत्व। इसी तरीके से हमारे पास है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है? मान लो कि कोई चादर है, इस तरीके से किसी चादर की कोई चादर है, किसी चादर की एकांक क्षेत्रफल पर कितना? किसी चादर के एकांक क्षेत्रफल पर इसको प्लस Q आवेश दिया, तो ये आवेश जो पूरे पे क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और आवेश दिया मैंने Q, तो पूरे पे वितरित हो जाएगा। तो किसी चालक की एकांक क्षेत्रफल पर, किसने? एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज पाया जाता है, जितना चार्ज उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसको। देखिए किसी चादर की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो भाई चादर के क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है भाई? तो ये है Q। तो एकांक लंबाई पर चादर के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? आवेश की मात्रा हो जाएगी Q अपॉन A। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेरे बच्चों? तो इससे सिग्मा से। तो फॉर्मूला हो जाता है इसका सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं Q यहाँ पे क्या है? तो Q यहाँ पे आवेश है, और A यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। अगर मैं यहाँ से देखूं
इसकी यूनिट, तो यूनिट की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी भाई, तो यूनिट देखूं मैं इसकी मात्रक की बात करूं मैं, मात्रक की, और दूसरी बात करते हैं इसकी विमा, डायमेंशन, डायमेंशन की बात करते हैं। तो भाई विमा की बात करें और यूनिट की बात करें तो सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो आपने बताया सर कूलाम, और क्षेत्रफल का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या निकल के आती है, m0 AT L-2, ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, किसी घन के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। मान लो ये कोई हमारे पास एक घन है, इस तरीके से मान लो ये हमारे पास कोई एक घन है, ठीक है, मान लो। अब भाई ध्यान से देखो, मैं इनको अगर मिला दूं यहाँ से, एक ये मैंने मिला दी, एक ये मैंने मिला दी, एक ये मिला दी, एक ये मिला दी, एक ये मिला दी, तो ये मेरे पास क्या है, एक घन बन गया। तो किसी घन के इस तरीके से, चलो इसको ऐसे ना बना के, चलो ये घन बन गया, तो इस घन को मैंने प्लस का क्यू चार्ज दिया, तो ये क्यू चार्ज पूरे में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। तो किसी घन के लिखेंगे, किसी घन के, किसी घन के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसे रो कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल हो सकता है आपके लिए नया हो, ठीक है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करूं इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू क्यू अपॉन बी। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू क्यू अपॉन बी, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्लियर है मेरी बात। अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्या है, तो क्यू यहाँ पे आवेश है, क्या है, आवेश है, और वी यहाँ पे क्या है, आयतन है, क्या है, आयतन है। तो अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसके मात्रक की बात करूं, यहाँ पे मात्रक की अगर बात करूं, तो यहाँ मात्रक क्या होगा इसका, अगर मैं मात्रक की बात करूं तो क्यू यहाँ पे क्या है, कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। विमा भी देख लेते हैं, विमा क्या होगी इसकी, तो AT L-3, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एग्जाम में देखने को मिलेगा m⁻0 L⁻³ और T⁻1 और A⁻1। ये क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। क्लियर है। तो उम्मीद है कि ये आपको तीनों वितरण आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पे 3 वितरण की बात करी थी। आवेशों का वितरण यानी आवेशों का बंटना, आवेशों का बंटना यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आवेश क्या हो रहा है, फैल रहा है, बट रहा है। ठीक है, तो 3 तरीके से होता है। एक होता है हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है हमारे पास क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एक होता है हमारे पास आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, क्षेत्रीय रेखीय आवेश घनत्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। क्लियर है, मैंने ये वाली बात है आप लोगों को बता दी। तो इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया क्षेत्रीय आवेश घनत्व,
किसी चादर की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, मात्रक विमा भी चर्चा की है मैंने यहाँ पर। आयतन आवेश घनत्व किसी घन के, मान को क्यूब है, उसके एकांक आयतन पर यूनिट पे जितना, पर यूनिट पे, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, सॉरी एकांक आयतन पे, पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना चार्ज उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ तक की बात आई हो आपको समझ में? तो आई होप आपको यहाँ तक की बात एकदम समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये चैप्टर जो हो गया है वो खत्म हो चुका है। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं इस चैप्टर का एक बार ओवरऑल रिव्यू देना चाहता हूँ, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ चैप्टर रिव्यू की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, उसको देख लेते हैं। चैप्टर रिव्यू की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आवेश के क्वांटीकरण से Q इक्वल्स टू प्लस माइनस के एनी। पहला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था Q इक्वल्स टू प्लस माइनस के एनी। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला याद है आपको? तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कौन सा बताया था? तो दूसरा मैंने बताया था कूलम्ब्स लॉ। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला मैंने ये बताया था। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला था। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा था? विद्युत बल का। तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास विद्युत बल का, F इक्वल टू क्या था? Q नॉट इंटू E। तीसरा फॉर्मूला मेरे पास ये वाला था। ठीक है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया था मैंने, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चौथा फॉर्मूला मेरे पास ये वाला था। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को कराए थे तो चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चौथा फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे और फॉर्मूले भी थे, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? इसके जस्ट बाद बताया था अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में कौन सा बताया था? छठवां फॉर्मूला, सॉरी पांचवा। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आई थी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। क्या निकल के आई थी? 2p अपॉन R क्यूब, ये निकल के आई थी हमारे पास। उसके बाद निरक्षीय स्थिति में क्या निकल के आया था, उसको भी देख लेते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में क्या निकल के आया था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। क्या निकल के आई थी? P अपॉन R क्यूब। यानी अक्षीय स्थिति में क्या था? 2p अपॉन R क्यूब, और निरक्षीय में था P अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। इसको आप लिख सकते हैं, ये था हमारे पास अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में, और ये वाला था निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, उसके बाद सातवां फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास? विद्युत ध्रुव का। क्या निकल के आया था? P इक्वल टू 2QL। क्या निकल के आया था? P इक्वल टू 2QL। तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आठवां फॉर्मूला कौन सा था भाई? तो आठवां फॉर्मूला निकल के आया था टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा। इनके केसेस भी कराए थे मैंने। ठीक है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैंने अभी आपको ये फॉर्मूले बताए, अभी मैंने आपको कौन से फॉर्मूले बताए? ये वाले। ये आपको याद रखना है, आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण आपको याद रखना है। आवेशों का वितरण का भी मैंने फॉर्मूला बताया। अगर बात करूं यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व का, तो क्या बताया? अभी मैंने बताया रेखीय आवेश घनत्व का, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। एक तो ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। दूसरा बताया मैंने अभी आपको क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो ये क्या बताया था? सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तीसरा
तीसरा मैंने बताया रो इक्वल टू क्यू अपॉन बी, रो इक्वल टू क्यू अपॉन बी, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इससे पहले क्लास में लेक्चर्स लिए थे, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, तो चैप्टर रिव्यू में इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक एक बात बता देता हूँ। क्यू यहाँ पे क्या है, विद्युत आवेश है, एन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मान, ठीक है 1.6 10⁻⁻19, एफ यहाँ पे विद्युत बल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करूं तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज करेंगे 9 × 10⁹, क्या करेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। क्लियर है। क्यू यहाँ पे क्या है, परीक्षण आवेश है, ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। निरक्षीय स्थिति में सिर्फ 2 हटा दो, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, p = 2ql। ठीक है, याद रखना है। और एक होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया जाता है कार्य, ठीक है, उसके लिए निकल के आता है बल आघूर्ण के लिए सूत्र। और ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये तीनों मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। अब करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, न्यूमेरिकल करने से पहले विशेष इन बातों को विशेष ध्यान रखें। जो बच्चा चाहता है कि हम न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक से सीखें, एकदम बेसिक से, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो सबसे क्या करना है, सबसे पहले वो लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में देखे, क्लास को एक प्रॉपर वे में देखे, उसके बाद न्यूमेरिकल करते टाइम इन बातों का विशेष ध्यान रखें, जो कि मैंने की पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो न्यूमेरिकल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले क्या है, मैंने लिखा है, पहला पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहले क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल दिया है उसको पहले आराम से पढ़ना है। क्या, आराम से पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है, आराम से पढ़ना है उसको ध्यान से कि प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या चीजें दे रखी। उसके बाद प्रश्न पढ़ने के बाद उसके अंदर में क्या क्या दे रखा है उसको देखना है, कि उसके अंदर क्या क्या डेटा मुझे दे रखा है। ठीक है, उसको देखना है। और आप डेटा को किससे पहचानोगे, तो डेटा को आप यूनिट के माध्यम से पहचाना करो। जैसे कि फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। जैसे इंटेंसिटी की बात कर रहा है तो क्या होगा, न्यूटन अपॉन कूलाम होगी यूनिट। तो यूनिट्स के माध्यम से चीजों को पहचानना सीखो। और उसके बाद वो आपने न्यूमेरिकल अगर पढ़ लिया और डेटा लिख लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी सोचते हो, आपके माइंड में जो क्लिक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, उसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ड्रॉ आ फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम आप समझ पा रहे हैं, अपनी सब सोच विकसित कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाइए। उसके बाद उस क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिए, इंटरप्रिटेशन कीजिए, विचार विमर्श करिए उस पर। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसका फॉर्मूला लगाइए। तो न्यूमेरिकल करते टाइम क्या है भाई, अगर भैया 3 चीजें दे रखी है तो चौथी चीज पूछेगा। ठीक है, नहीं भाई, न्यूमेरिकल यूज करते हो तो 3 चीजों का डेटा होता है, चौथी पूछता है। इस तरीके से हमें आप यहाँ पे डेटा लिखना है, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग उसी का फॉर्मूला लगाने की आप लोग कोशिश कीजिए, तो आपके न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होंगे। तो इन 4 विशेष बातों को आपको अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है, और सॉल्व करने की आप भी कोशिश कीजिए, और मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, चलिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर दो बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य न्यूनतम बल क्या होगा। अब देखो 2 बिंदु आवेश हैं, तो इसके अंदर भाई मैंने जो समझा वो यहाँ पे लिख लो, जो भी मैंने यहाँ पे समझा न्यूमेरिकल के अंदर वो यहाँ पे लिख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया दिया है, क्या क्या दिया है भाई, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर दिया है तो भाई देखो 2 बिंदु आवेश है, मान लो कि एक ये बिंदु आवेश है और एक ये बिंदु आवेश है। ठीक है, ये इस पे इलेक्ट्रॉन, ये बिंदु आवेश है, और इनके बीच का जो सेपरेशन, इनके बीच की जो दूरी है वो मुझे कितनी दे रखी है, 1.0 मीटर। ये इनकी बीच की क्या है बच्चों, दूरी है। ठीक है सर, ओके। तो इनके बीच में लगने वाला बल निकालना है। तो भैया इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि Q1 और Q2 इन दोनों की वैल्यू सेम है। ये किसके बराबर, E के बराबर है। और इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, तो इन दोनों की वैल्यू होती है Q1 Q2, तो इनकी वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है। पर न्यूमेरिकल करते टाइम सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना है,
यानी बल बोले तो इनके बीच में लगने वाला क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब यहां से देखो Q1 और F में कौन सा फोर्स लगता है बताइए फटाफट से, यानी Q1 और Q2 और हमारे पास F लगने वाला फोर्स। तो जब भी दो बिंदु आवेश होते हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो यहाँ पे फोर्स लगता है हमारे पास कौन सा, तो यहाँ पे लगता है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। तो लिखेंगे y यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, y यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है भाई, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, इन दोनों की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखी तो F इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसमें की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, कितनी है 1.6 और 10 की पावर -19 दो बार तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो माइनस का 38, ठीक है। और नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर, आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो भाई अब इसको अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी फोर्स की, तो F इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे 1.6 कितना हो गया 3.2 नहीं 1.6 हो गया 2.56 क्लियर है, इंटू 9। अब ध्यान से देखो 38 में से प्लस का 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा माइनस के 29। क्लियर है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो करो भाई, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 54, 5 9 पंजे 45, 50 5 9 दूनी 18, 18 5 कितने होते हैं भाई 23। तो कितना दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो और 10 की घात माइनस के 19। क्लियर है मेरी बात। अब पॉइंट को जब भी मैं इधर लेके जाऊंगा तो पावर किसकी इंक्रीज होती है, प्लस की, तो 2.3 10 की पावर हो जाएगा माइनस के 28 न्यूटन। कितना हो जाएगा 2.3 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 28 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक यूरेनियम का एक नाभिक दे रखा है हमें और उससे अल्फा कण उत्सर्जित होता है। कितना भाई, अल्फा कण उत्सर्जित होता है। तो अल्फा विघटित नाभिक के केंद्र से इतनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर 9 × 10 की घात -15 दूरी पर है। तो अल्फा कण पे कितना बल कार्यरत होगा, कितना बल होगा कार्यरत, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पे ये यूरेनियम का एक नाभिक है, देखेंगे यूरेनियम का हमें एक नाभिक दिया है भाई, ठीक है भाई, यूरेनियम का नाभिक दिया है। अब भाई यूरेनियम का नाभिक दिया है, कितना दिया है हमें, दिया है यूरेनियम 92 और 238 यूरेनियम का एक नाभिक दिया है। और इससे इसने बोला है कि अल्फा कण जो है वो विघटित हो रहे हैं, अल्फा कण निकल रहे हैं। अब अल्फा कण निकलते हैं तो भैया अल्फा कण जब भी निकलते हैं तो याद रखना एक अल्फा कण 2He4 के बराबर होता है, हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। अब यहाँ से एक अल्फा कण जब भी निकलेगा, ध्यान रखना जब भी अल्फा कण निकलेगा तो इसके यूरेनियम के नाभिक में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी आएगी। तो जब अल्फा कण एक निकल गया तो यहाँ पे यूरेनियम का नाभिक क्या बचेगा, तो यूरेनियम का नाभिक बचेगा 2 और ये बचेगा 234। कितना बचेगा 234 बचेगा। क्लियर है मेरी बात। अब आप समझना ध्यान से, एक बार फिर से समझो कि जो अल्फा कण होता है ये हमारा किसके बराबर होता है, हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, 2He4 के बराबर होता है। जब ये निकलेगा यानी कि ये एलिमेंट निकलेगा 2He4 निकलेगा। अब जब अल्फा कण निकल गया यहाँ से तो भैया यूरेनियम के नाभिक में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी होती है। तो एक बता 90 और 234। अब कितना निकला, तो भैया अगर मैं यहाँ से बताऊं तो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू होगी 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कितना 90। और निकला कितना, अल्फा कण कितना निकला भाई, तो अल्फा कण यहाँ से निकला मेरे पास कितना Q2, 2 इलेक्ट्रॉन की तो कमी हुई थी तो 2E के किसके 2E के बराबर। तो Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से देखूं, इसको सॉल्व करें, यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं यहाँ पे तो फॉर्मूला लगाएंगे भैया कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स
लॉ। और कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये दोनों की जब यहाँ वैल्यू रखता हूँ तो आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। समझना ध्यान से। Q1 कितना है, 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन, और ये कितना है 2e इलेक्ट्रॉन के बराबर। और बीच की दूरी मुझे यहाँ पे दे रखी है, कितनी है भाई बीच की दूरी, ये रही मेरे पास 9 इंटू 10 की घात माइनस के 15, और इसका कर देंगे क्या स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर हम कर देंगे। क्लियर है मेरी बात, स्क्वायर कर दिया। अब जब इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो f की वैल्यू कितनी आई, f बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है। अब ये कितना हो गया, 90 दूनी 180, तो 180 तो इधर आ गया, और e इंटू ई क्या हो गया ई स्क्वायर, और e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1.6 10 की घात माइनस के 19 का होल स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 30, कितना हो जाएगा माइनस का 30। अब यहाँ से बस आपको सिंप्लीफाई करना है इसको इजीली और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो f बराबर, ध्यान से देखें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 180। अब 1.6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 2.56, और माइनस 19 का स्क्वायर करेंगे तो पावर डबल हो जाएगी, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का 38 की मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। अब नीचे क्या है भाई, तो नीचे है 81 मल्टीप्लाई माइनस का 30। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग बड़े ध्यान से। अगर ध्यान से देखें इसको तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 9 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। अब 9 से अगर 180 को काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार। बहुत बढ़िया। तो f इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2.56। ठीक है, और ये कितना भाई, अब ये हमारे पास देखो ये 10 की पावर 9 बचा और 10 की पावर माइनस के 38 बचा। अब ये पावर जो है 30 ऊपर जाएगी तो किसकी होगी, प्लस की हो जाएगी। यस सर, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी भाई, प्लस की हो जाएगी। अब तो ये वाली बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो देखो 9 से काटो तो ये 20 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करते हैं तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 2.56। अब 38 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 9 वैसा का वैसा ही, और ये बचेगा माइनस के 8। कितना बचेगा, माइनस के 8 बचेगा। तो f इक्वल टू, ध्यान से देखें ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 2 बढ़ जाएंगी, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रही है यहाँ पे। ध्यान से देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 5 6। अब ये 9 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा एक 10, तो 10 से 10 कट गया। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा अगर 2 का 2 5 6 में तो कितना आएगा 512 न्यूटन, और यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा 512 न्यूटन का होगा। कितना होगा 512 न्यूटन का होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने देखी आज की इस क्लास को मैंने थोड़ा छोटा रखा है। हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, आवेशों को वितरण को समझा हमने, यहाँ पे 3 प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर रिव्यू सारे के सारे फॉर्मूले लिखे, यहाँ पे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे लिखे। और आपका अगर चैप्टर खत्म हो जाया करे तो सारे के सारे लास्ट में जाके आप सारे चैप्टर रिव्यू के फॉर्म में सारे फॉर्मूले लिखा करें, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स ट्राई करें। और उसके बाद मैंने आपको लोग बताया कि न्यूमेरिकल्स ट्राई करने से पहले, लगाने से पहले आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना, और उसके बाद अपना न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझाने का, कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भाई शेयर कर दो सभी दोस्तों में। ठीक है, और अभी आप लोगों की न्यूमेरिकल लाने की कोशिश और करूंगा, एक ऑब्जेक्टिव क्लास भी लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।